Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 7th of April 2021, Wednesday. Inspiration of the day is don't downgrade your dreams just to fit your reality. Upgrade your conviction to match your destiny. In today's discussion, we are going to cover these articles from Business Standard newspaper of 6th and 7th of April. So let's start with article number 1 given on page number 4 of today's newspaper. India to grow 12.5% this fiscal IMF. IMF that is stands for International Monetary Fund. So International Monetary Fund ने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोजेक्शन को लेकर के डेटा रिवाइज किया है एंड एज पर द करंट रिवीजन एंड IMF Indian economy is going to have the growth rate of approximately 12.5%. कोविड की फर्स्ट वेव के बाद इकोनॉमिक पैरामीटर्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा गया था, चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हो, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो। और हमने कंटिन्यूअसली कई बार न्यूज़ में वो सारे इंडिकेटर्स और उनकी रिकवरी को डिस्कस किया है। तो उसी रिकवरी को देखते हुए IMF ने प्रोजेक्ट किया है कि आगे आने वाले फिस्कल ईयर में इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो 12.5% की रेट से होगी। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दिस पर्टिकुलर एस्टिमेट इज़ वेरी एम्बिशियस, क्योंकि कोविड-19 की जो सेकेंड वेव इंडिया में आई है उसकी वजह से कई सारे स्टेट्स में मेगा सिटीज़ में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। अगर हम बात करें कोविड की सेकेंड वेव की, तो हमने अभी रिसेंटली सुना भी होगा कि दिल्ली और मुंबई ने नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया है, क्योंकि उनके यहाँ केसेस कई दिनों से कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रहे हैं। और मुंबई में जो पार्शियल लॉकडाउन लगा है, उस लॉकडाउन की वजह से फाइनेंशियल मार्केट पर भी उसका क्लियर इम्पैक्ट दिख रहा है। हालांकि जो IMF का प्रोजेक्शन है वो करंट सेकेंड वेव को कंसीडर करते हुए नहीं आया है एज पर द इकोनॉमिस्ट, बट फोरकास्ट ये कहता है, जो IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करी है उसके अकॉर्डिंग इंडिया विल अगेन बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद 12.5% ग्रोथ रेट। और अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट आती है दैट इज़ पब्लिश्ड बाय IMF, और उसी रिपोर्ट में IMF ने ये प्रोजेक्शन दिए हैं। तो कई बार एग्जाम्स में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, तो आप याद रखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर हम अदर इकोनॉमीज़ की बात करें उनके लिए क्या प्रोजेक्शन किया गया, तो उनके अदर इकोनॉमीज़ के कंपैरिजन में इंडिया इज़ द ओनली country among the major world economies that is projected to have the double digit growth into the financial year 22। हालांकि चाइना का भी एक जो फोरकास्ट है, जो एस्टिमेट है दैट इज़ 8.4% का है, बट इट इज़ लेसर देन इंडिया। और जो GDP ग्रोथ की बात करी गई दैट इज 6.9%। IMF सीज इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोइंग बाय 6.9%, जो कि पिछले प्रोजेक्शन से 10 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है। और अभी की अगर हम बात करें, जो कुछ अनसर्टेनिटीज़ पहले भी थी, अगर हम ये कहें कि कोविड-19 की फर्स्ट वेव से इंडियन इकोनॉमी रिकवर कर गई थी, तो ऐसा भी नहीं था। इट वॉज ऑन रिकवरी स्टेज व्हेन कोविड-19 सेकेंड वेव हिट्स द कंट्री अगेन। तो सारी अनसर्टेनिटीज़ को कंसीडर करते हुए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक रेंज प्रोवाइड करी थी। हालांकि जो IMF का प्रोजेक्शन है फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज एट द अपर एंड ऑफ द रेंज, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन अगर हम उसकी बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली एक रेंज दिया 7.5% से 12.5% की। बट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश्ड हुई IMF की, उसने IMF ने इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको अपर एंड पे कंसीडर किया है, कंसीडरिंग दैट इंडियन इकोनॉमी इज एक्चुअली फाइटिंग वेल विद कोविड-19 एंड वुड बी सक्सेसफुल इन अचीविंग द 12.5% इकोनॉमिक ग्रोथ। और वर्ल्ड बैंक ने एक रेंज दिया 7.5% से 12.5% तक, कंसिडरिंग ऑल द अनसर्टनिटीज़। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने जो एक सिंगल नंबर दिया है उसके वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया इज़ लाइकली टू ग्रो बाई 10.1% ड्यूरिंग दिस current financial year. So these are the projection of India's economic growth by different global institutions, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने 10.1, IMF ने 12.5 एंड OECD ने 12.6 सबसे एम्बिशियस जो एस्टिमेट है दैट इज गिवन बाय OECD।
अदर मेजर इकोनॉमीज़ की बात करें, चाइना, यूएस, स्पेन, फ्रांस, यूके, जर्मनी, जापान एंड average of world, all these major economies have less projection, less estimates than India. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6। नीति कंसीडर्ड सेपरेट पीएलआई स्कीम फॉर एमएसएमईज। अगर आपको याद हो तो हमने ये न्यूज़ डिस्कस करी थी, जब पीएलआई स्कीम के बारे में हम बात कर रहे थे तो हमने उस समय भी ये न्यूज़ डिस्कस करी थी कि नीति आयोग जो है वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए एक सेपरेट पीएलआई स्कीम लाने को पॉन्डर कर रहा है। नाउ नीति आयोग हैज़ स्टार्टेड वर्किंग ऑन dedicated production linked incentive schemes for especially micro, small and medium enterprises। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पहले लिख कर ये बताएंगे what is micro, small and medium enterprises, what are the current definition or investment limit of micro, small and medium enterprises in India। अब देख लेते हैं न्यूज़। तो बेसिकली नीति आयोग ने पीएलआई स्कीम, हम सभी जानते हैं पीएलआई स्कीम क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे इंसेंटिव्स, टैक्स हॉलीडेज, टैक्स अजम्पशंस, टैक्स रीबेट जैसे कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं इन्वेस्टर्स, क्योंकि अगर कोई फॉरेन कंपनी, कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स या प्राइवेट इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उनको टैक्स में कुछ एग्जम्पशंस मिलेंगे, कुछ उनको टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड किए जाएंगे, आगे आने वाले 3 से 5 सालों तक उनके जो टैक्सेस हैं वो रिड्यूस रहेंगे, लैंड उनको चीपर रेट में अवेलेबल होगी। तो इस तरह के कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इन्वेस्टर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए पहला स्कीम लाई गई थी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो दे विल गेट द प्रॉपर सपोर्टिव इन्वायरमेंट विद इन इंडिया। तो जो करंट पीएलआई स्कीम थी दैट इज़ फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, बट अब नीति आयोग इंडिया में एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए स्टार्टअप्स, एमएसएमई सेक्टर जो है वो ग्रोथ इंजन कहलाते हैं। कई बार एक क्वेश्चन ही पूछा था व्हाट इज़ द ग्रोथ इंजन फॉर एनी इकोनॉमी, तो इट इज़ द स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर। तो एमएसएमई सेक्टर को, स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करने के लिए, उनको सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उनको ईज ऑफ डूइंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, बिजनेस वेंचरिंग को, स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए नाउ नीति आयोग इज वर्किंग फॉर वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम स्पेशली फॉर एमएसएमई सेक्टर सो दैट दे कैन एक्चुअली इन्हांस देयर कैपेसिटी। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एमएसएमईज हैं वो अपनी कैपेसिटी इन्हांस कर सके, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन इम्प्रूव कर सके, और ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास वाइबल आइडियाज़ हैं बट दे डू नॉट हैव द फंड अवेलेबिलिटी, तो वो भी मोटिवेट हों कि वो अपने आइडिया को एक वाइबल बिजनेस में कन्वर्ट करें सो दैट फंड अवेलेबिलिटी नीड्स टू बी इंश्योर देम। अगर हम बात करें कैसे, तो आज ही की न्यूज़ में एक एग्जाम्पल है, एक न्यूज़ दी हुई है जिसमें बीएसएनएल को डायरेक्शन दिए गए हैं कि कुछ पार्ट्स, जो 4G इक्विपमेंट्स के जो कुछ पार्ट्स वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ही एक्वायर करें। बेसिकली जो बीएसएनएल है हो गए, चाहे हमारे वो एयरटेल हो, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे वो जियो हो, जो भी 4G इक्विपमेंट एक्चुअली वो एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, दैट कम्स फ्रॉम फॉरेन मार्केट, मोर स्पेसिफिकली फ्रॉम चाइना एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो उससे क्या होता है, इंडिया में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बेसिकली 4G इक्विपमेंट्स बनाना, छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, स्मॉल कंपनीज़ हैं जो कि ऑटो के पार्ट्स बनाती हैं, ऑटो के पार्ट एंड पार्सल बनाती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के भी पार्ट एंड पार्सल्स जो कंपनीज़ बनाती हैं, छोटी छोटी कंपनीज होती है जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं जो बनाते हैं। तो अगर इंडियन कंपनीज़ ही फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग या फॉरेन मैन्युफैक्चर 4G इक्विपमेंट्स को प्रेफर करेंगे तो जो इंडिया में ऑलरेडी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नुकसान होगा, उनको कौन खरीदेगा। तो इसीलिए बीएसएनएल को कई बार ऐसा डायरेक्ट किया गया कि बीएसएनएल जो अपने 4G इक्विपमेंट सप्लाईज़ हैं जो बेसिकली चाइनीज़ मार्केट से उठा रहा है या अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से जो 4G इक्विपमेंट की सप्लाई ले रहा है, तो बीएसएनएल अपना कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट या कुछ पार्ट 4G इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट का डोमेस्टिकली प्रोक्योर करे, जिससे कि इंडिया में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के, पार्ट एंड पार्सल्स के,
उनको प्रमोट किया जा सके, उनकी कैपेसिटी इन्हांस हो सके, उनके पास वायबल बिजनेस हो। तो डेफिनेटली अगर कोई भी गवर्नमेंट अपने जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, जो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं, पब्लिक कंपनीज़ हैं, उनको अगर डायरेक्शन दे रही है कि आप डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे प्रोक्योर करें पार्ट एंड पार्सल्स को या रॉ मटेरियल्स को, तो डेफिनेटली जो छोटी कंपनीज़ हैं जो बना रही हैं उन प्रोडक्ट्स को, उनके पास भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की डिमांड को फुलफ़िल कर सकें या अनइंटरप्टेड सप्लाई इंश्योर कर सकें। अगर बीएसएनएल को बोल दिया गया है कि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से 4G इक्विपमेंट्स को खरीदें और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के पास इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो बीएसएनएल के 4G इक्विपमेंट्स की नीड को, डिमांड को फुलफिल कर सके, सो इन दैट केस क्या होगा, बीएसएनएल विल बी forced to move to the foreign market in order to fulfill its supplies, otherwise बीएसएनएल का बिजनेस ऑल्टर करेगा। तो इसीलिए नीति आयोग एक सेपरेट पीएलआई स्कीम बना है जिससे कि जो माइक्रो स्मॉल कंपनीज़ हैं उनकी कैपेसिटी इन्हांस करी जा सके, जिससे कि वो जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने में सक्षम हो। तो दिस पॉलिसी थिंक टैंक इज कंसिडरिंग इफ पीएलआई स्कीम शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 parts, one large scheme for big companies and another for smaller one. And remember students, MSMEs plays a very important and critical role in the supply chain of India's manufacturing. अगर हम बात करें चाहे वो ऑटोमोबाइल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जो MSME है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्ट एंड पार्सल्स को बनाने में। अगर हम ऑटोमोबाइल कंपनीज को भी देखें तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज जो हैं वो बुल से लेकर के टायर तक छोटी छोटी कंपनीज जो हैं वो इंडिया में ऑटोमोबाइल्स के पार्ट बनाते हैं, जिसको बड़ी बड़ी कंपनीज एक्वायर करती हैं एंड दे गो फॉर असेंबलिंग। इसीलिए एमएसएमई सेक्टर को रीस्टोर करना, इंक्यूबेट करना, उन्हें प्रमोट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो पीएलआई स्कीम करंटली प्रेवलेंट है उसको डिवाइड करने की बात चल रही है कि बड़ी कंपनीज़ के लिए एक सेपरेट एक लार्जर स्कीम हो पीएलआई की, और जो छोटी कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया की बैकबोन कहलाती है एमएसएमई, उनके लिए एक सेपरेट पीएलआई स्कीम हो। अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएलआई स्कीम है वो 13 सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट करी जा सके, 13 डिफरेंट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट सेक्टर में इंटीग्रेट करी जा सके इन ऑर्डर टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड इन ऑर्डर टू मर्ज द इंडिया सप्लाई चेन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन। कोविड-19 के बाद क्या हुआ, बेसिकली कोविड-19 के बाद चाइना को लेकर के एप्रीहेंशन और स्केप्टिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कंपनीज़ को ये रियलाइज़ हो गया है दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, दे कैन नॉट फोकस देयर सप्लाई इनटू China only. So every big company, big corporate giant wants to diversify their supply chain और इंडिया उसी अपॉर्चुनिटी को लीवरेज करना चाहता है कि अगर कंपनीज अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रही तो उसमें इंडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो। तो कब होगा, जब इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी। कब स्ट्रांग होगी, जब एमएसएमईज और बड़ी बड़ी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करेंगी, दे विल मैन्युफैक्चर, दे विल एक्सपोर्ट, दे विल डेवलप द क्वालिटी प्रोडक्ट और द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन में फिट हो जाए। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की कमीशन की स्कीम आई थी, इसीलिए पीएलआई स्कीम को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है। तो हालांकि अभी इस तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है पीएलआई स्कीम को लेकर के, बट नीति आयोग इज वर्किंग वेरी फास्टली टू डिवाइड दिस पीएलआई स्कीम इंटू डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर बिगर और स्मॉलर कंपनीज। सो दीज आर द हाईलाइट्स फॉर डिविजन ऑफ पीएलआई स्कीम फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ यस्टरडे न्यूज़पेपर। आईबीसी अमेंडेड टू ईज रिजोल्यूशन ऑफ एमएसएमई केसेस। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, एमएसएमई इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उनके लिए एक सेपरेट पीएलआई स्कीम भी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, नीति आयोग प्रपोज कर रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए आईबीसी में फिर से कुछ चेंजेस लाने जा रही। द गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, दैट इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज आईबीसी, थ्रू एन ऑर्डिनेंस enabling the pre-packaged resolution schemes for micro, small and medium enterprises and allowing corporate debtors to propose a resolution plan for stress company। कोविड-19 की वजह से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और अगर आपको याद हो तो आरबीआई ने उनको मोराटोरियम पीरियड भी दिया था
दिसंबर तक का, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया था मार्च तक का। बाद में उसके एक्सटेंशन पर गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि आरबीआई गवर्नमेंट ने कह दिया था कि अब आगे मार्च के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा एंटिसिपेट किया गया था कि कोविड-19 जो है वो कंट्रोल में आ गया है और अब इकॉनमी जो रिकवर कर रही है, तो बिजनेसेस को भी रिकवर करना चाहिए, उन्हें भी अब प्रॉफिटेबल होना चाहिए। बट कोविड-19 की सेकेंड वेव आ गई अनएक्सपेक्टेडली, तो उसके बाद अब फिर गवर्नमेंट ने अमेंड किया है आईबीसी कोड को और उसके लिए कुछ ऐसे प्री पैकेज रेजोल्यूशन स्कीम प्रपोज करी है, जिससे कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जिनके बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, रेजोल्यूशन प्लान पेंडिंग पड़े हैं बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ टेक्निकल इश्यूज, उनको जल्दी मूव ऑन किया जा सके, उनका रेजोल्यूशन प्लान जल्दी हो सके। सो द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ डिफॉल्ट विल बी अनाउंसेस एज अ पार्ट ऑफ रेगुलेशन। हालांकि अभी क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, किस तरह के जो रेजोल्यूशन स्ट्रेस कंपनीज हैं, माइक्रो स्मॉल कंपनीज, वो इस प्री पैकेज रेजोल्यूशन स्कीम्स में आएंगी, क्या इन्वेस्टमेंट लिमिट होगी, अभी इसका प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और जैसा कि नाम से लग रहा है, प्री पैकेज स्कीम बेसिकली सेमी फॉर्मल स्ट्रक्चर प्री इंसॉल्वेंसी स्टेज पर ये स्कीम्स होती हैं कि अगर कोई कंपनी, स्ट्रेस कंपनी इस पर्टिकुलर प्री पैकेज रेजोल्यूशन स्कीम को ऑप्ट करती है तो उसका रेजोल्यूशन प्लान इस तरह से मूव ऑन करेगा। हालांकि ये ऑर्डिनेंस अभी रिसेंटली 4 अप्रैल को ही प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये हमें लेटर ऑन देखने को मिलेगा। बट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दिस प्री पैकेज रेजोल्यूशन स्कीम विल प्रोवाइड द कॉस्ट इफेक्टिव एंड वैल्यू मैक्सिमाइजिंग आउटकम फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। जैसे कि जल्दी रेजोल्यूशन प्लान होगा, जो स्ट्रेस कंपनीज बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा है, जो जिनका रेजोल्यूशन प्लान वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके जिनका पैसा फंसा हुआ है स्ट्रेस कंपनी में वो जल्दी निकल जाएगा, दे कैन इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर मनी और फंड इनटू अनदर कंपनी। और अगर कोई कंपनी बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में जाने से पहले इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन प्लान को ऑप्ट करती है तो उन प्रमोटर्स के लिए भी आसानी होगी, स्टेक होल्डर्स के लिए भी आसानी होगी और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी आसानी होगी। सो दिस प्री पैकेज स्कीम इज एन अरेंजमेंट बाय विच प्रमोटर ऑफ द स्ट्रेस कंपनी प्रपोज्ड अ रेजोल्यूशन प्लान्स टू द क्रेडिटर्स बिफोर कंपनी गोज टू बैंकरप्सी प्रोसीडिंग। तो बेसिकली जो भी स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं उनको बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में ले जाने से पहले का ये सल्यूशन है कि जो प्रमोटर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं, उनके सामने ये रेजोल्यूशन प्लान रखा जाएगा, जिससे क्या होगा, टाइमली एंड फास्टर रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड होगा और बैंक, प्रमोटर्स, बायर्स, जो भी अफेक्टेड पार्टीज़ हैं, अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं, दे कैन गो फॉर ईजी रेजोल्यूशन। क्योंकि बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में जाने के लिए कई सारी रिक्वायरमेंट होती हैं कि 70% जो क्रेडिटर्स हैं वो एग्री करें कि एक पर्टिकुलर कंपनी को बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में ले जाना है। इससे बेटर है कि उनको रेजोल्यूशन प्लान से वो स्ट्रेस कंपनी के मैटर को रिजोल्व कर ले। बेसिकली रेजोल्यूशन से क्या होगा, जो कंपनी स्ट्रेस की है वो बैंकरप्सी में जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, उसका लिक्विडेशन हो जाएगा। रेजोल्यूशन से प्लान से क्या होगा कि कंपनी कैन अगेन बी रिवाइव, जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लगा हुआ है वो वायबिलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई एक ऐसा कंपनी है जो कि वायबल है, जिसका बिजनेस, जिसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बट बिकॉज ऑफ सर्टन एक्सटर्नल फैक्टर्स जस्ट लाइक कोविड-19 दैट पर्टिकुलर कंपनी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो उसको बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में ले जाने से अच्छा है कि उसके लिए कोई रेजोल्यूशन प्लान ना आ जाए, उसको दोबारा से वायबल करने की कोशिश करी जाए। सो इफ ऑल्टरनेटिव प्लान इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन बेस प्लान, इट विल बी अप्रूव and committee of creditors can terminate the process or initiate the insolvency proceedings with 66% vote। तो ऐसे कुछ सारे amendments किए गए हैं आईबीसी में बेसिकली टू सपोर्ट द एमएसएमई, जिससे कि या तो उनका रेजोल्यूशन हो सके या तो उनका टाइमली उनकी बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सके। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। एयरटेल सेल्स ₹1497 करोड़ स्पेक्ट्रम टू रिलायंस जियो। रिसेंटली जो स्पेक्ट्रम हुए थे 4G के, उसमें हमने देखा था कि जियो ने सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम जो है वो एलोकेट किए हैं अपने लिए, या एलोकेट करवाए हैं अपने लिए, या हम ये कह सकते हैं बहुत स्पेसिफिक में खरीदे हैं, और सबसे कम जो थे वो वोडाफोन ने।
बट रिसेंटली एयरटेल ने अपने अप्रॉक्सीमेटली 1497 करोड़ का जो स्पेक्ट्रम है वो रिलायंस जियो को सेल कर दिया है अंडर अ डेफिनेटिव एग्रीमेंट। तो अब 800 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मुंबई सर्किल में एयरटेल का, दैट विल बी यूज्ड बाय रिलायंस जियो। And all this trading agreement has been done by done as per the ट्राई रेगुलेशन, क्योंकि स्पेक्ट्रम को खरीदने बेचने का जो राइट बेसिकली होता है वो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास ही होता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास ही होता है। हालांकि ये जो डीलिंग हुई है, जो ये एग्रीमेंट हुआ है, दैट इज़ पेंडिंग फॉर द अप्रूवल बाय स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, नाइट कर्फ्यू बैक इन दिल्ली। तो इंक्रीजिंग कोविड-19 केसेस हैज़ ऑल्सो मैंडेटेड द दिल्ली गवर्नमेंट टू इम्पोज द नाइट कर्फ्यू। तो अब नाइट कर्फ्यू दिल्ली में भी लग गया है और कई सारी जो सिचुएशंस थी जस्ट लाइक रिवर्स माइग्रेशन, जो लेबर का रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, वो प्रॉब्लम फिर से अराइज हो रही है। अगर आपको याद हो तो जब इनिशियली कोविड ने इंडिया को हिट किया था तो बहुत लार्ज अमाउंट में रिवर्स माइग्रेशन हुआ था इंडिया में, एंड दैट वाज अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन जिसको गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पाई थी। और कोविड-19 की सेकेंड वेव में भी जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली लॉकडाउन के फेज में जा रहा है तो रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड वैक्सीनेशन ड्राइव को भी फास्ट और स्पीडी कर दिया गया है, लेकिन कई जगहों पर वैक्सीन सप्लाई का डिले देखा जा रहा है जिसको लेकर के अदर इश्यूज भी जनरेट हो रहे हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, पार्ट ऑफ BSNL 4G कॉन्ट्रैक्ट में बी रिजर्व फॉर डोमेस्टिक फर्म। अभी जिसको हमने डिस्कस किया था कि BSNL को मैंडेट किया गया है कि उसके जो 4G इक्विपमेंट्स हैं उनकी कुछ मिनिमम सप्लाई वो डोमेस्टिक फर्म से ले, जैसा कि हमने अभी PLI स्कीम में डिस्कस किया था। सो द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT इज लुकिंग एट द ऑप्शन फॉर स्प्लिटिंग द भारत संचार निगम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंस्टॉलिंग 4G इक्विपमेंट अक्रॉस द कंट्री। और अगर ऐसा होता तो इससे इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, डोमेस्टिक फर्म्स को बूस्ट मिलेगा। हालांकि इस पर्टिकुलर डिसीजन के अपने अदर कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। कई सारी फर्म्स जो हैं वो WTO में भी जा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी और डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड, की इंडिया जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स। और ऐसा कई बार हुआ भी है। चाइना की कई फॉर्म्स जो हैं उन्होंने WTO में इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेन भी करी है कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं 4G गियर्स को लेकर के या सोलर पैनल को लेकर के वो डिस्क्रिमिनेटरी है। लेकिन फिर भी BSNL को डायरेक्ट किया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं 4G सप्लाईज के लिए, उनको स्प्लिट कर दे होम ग्रोन इंडियन प्लेयर्स और ग्लोबल गियर जायंट्स में। और बेसिकली इंडियन कंपनीज उन्हीं को माना जाएगा दैट इज इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्टर्ड एंड हेड क्वार्टर्स इन इंडिया। दे कांट बी द सब्सिडरी ऑफ एनी ग्लोबल कंपनी। ऐसा नहीं कि किसी बाहर की कंपनी, कोई बाहर कंपनी की सब्सिडरी है इंडिया में, उसको इंडियन कंपनी मान लिया जाए। नो, ऐसी ही कंपनी को डोमेस्टिक कंपनी या डोमेस्टिक फर्म्स माना जाएगा एज पर दीज टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कि इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई हो, इंडिया में ही रजिस्टर्ड हुई हो और उसका हेड क्वार्टर भी इंडिया में ही हो। And apart from this, that company should own core of its network which has to be indigenously designed and manufactured. तो डोमेस्टिक फर्म्स को भी इम्प्रूव करने के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी ये डिसीजन अच्छा है। इंडिया की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। अगर आपको याद हो तो चाइनीज़ जो टेलीकॉम गियर्स हैं उनमें कई बार सिक्योरिटी ब्रीच देखा गया। अगर इफ़ यू आर कंटिन्यूसली फॉलोइंग माई न्यूज़, तो आपको याद हो तो एक शिपमेंट कोविड-19 के ड्यूरेशन में पिछले साल चाइना का एक शिपमेंट रोक लिया गया था और उसका 100% क्वालिटी इंस्पेक्शन, फिजिकल इंस्पेक्शन किया गया था एमिड द रूमर्स दैट चाइना से जो टेलीकॉम गियर आ रहे हैं इंडिया की जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली इन स्पाइंग नेचर। तो पूरा 100% फिजिकल इंस्पेक्शन होता है, जिसको लेकर के चाइना ने रिपरकशन में इंडिया के भी एक शिप को हॉल्ट कर लिया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, बॉन्ड मार्केट अपडेट्स विद RBI ऑन बैकफुट। सो विद द पार्शियल लॉकडाउन बीइंग अनाउंस्ड इन द पार्ट ऑफ कंट्री, नोटेबली इन मुंबई एंड दिल्ली, द बॉन्ड मार्केट फील्स द RBI will be no mood to thinker with its rate or accommodative stance for some times to come। जैसा कि हमने डिस्कस अभी पहले भी किया था कि मुंबई और दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज़्यादा डोलड्रम्स देखने को मिल रहे हैं। मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। आई होप यू ऑल नो
और मुंबई में लॉकडाउन का इम्पैक्ट डेफिनेटली फाइनेंशियल मार्केट में देखने को मिलेगा। और बॉन्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो बॉन्ड मार्केट है तो बहुत ज़्यादा अप्रोरिंग चल रही है रिसेंट टाइम से। आरबीआई ने रिसेंटली मैनेज करने की कोशिश करी, देन आरबीआई लीव इट ऑन इन्वेस्टर्स एंड एज पर द करंट सिचुएशन बॉन्ड मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये लग रहा है कि कोविड-19 की सेकेंड वेव आ गई है, मुंबई दिल्ली में पार्शियल लॉकडाउन इम्पोज हो गया है, तो आरबीआई आगे आने वाले टाइम में अपने अकोमोडेटिव स्टांस में कोई चेंज नहीं करेगी क्योंकि इकोनॉमी को भी कुशन प्रोवाइड करना है। तो देयर विल बी नो चेंज इनटू रेट्स और अकोमोडेटिव स्टांस ऑफ आरबीआई फॉर सम टाइम्स टू कम. And because of this status quo, the bond market has already started cheering the possibility of prolonged status quo with the liquidity overhang. And because of that, the yield on 10 years bond have fallen 6 basis point into the 2 trading sessions. जैसा कि हमसे पता है कि जो 10 साल के बॉन्ड होते हैं, दे आर द बेंचमार्क फॉर इंटरेस्ट रेट इन एनी इकोनॉमी, स्पेशली इन इंडिया. और दो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो 10 साल के जो बॉन्ड्स हैं उनके यील्ड रेट में जो करंट इंटरेस्ट रेट है उसमें फॉल देखा गया 6.1% से 6.12% तक, 6.14 से 6.12% तक यील्ड रेट आ गया है. और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आरबीआई अपने अकोमोडेटिव स्टांस में कोई चेंज करने वाले नहीं है, तो देयर विल बी द स्टेटस को. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हिट 7 मंथ लो इन मार्च. सो रिसेंटली कुछ टाइम से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई बढ़ रहा था, इंप्रूव हो रहा था बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी, बट ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग स्लो टू द लोवेस्ट रेट इन मार्च 7 मंथ एज इंक्रीजिंग कोविड केसेस हिट द डिमांड. तो जो सेकेंड वेव आई है उसकी वजह से अब फिर से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में फॉल देखने को मिल रहा है. मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ने 7 मंथ का लो रजिस्टर किया है इनटू द मंथ ऑफ मार्च, जो कि फरवरी में 57.5 था मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, मार्च में यही पीएमआई 55.4 हो गया है. और हम कई बार आपको बता चुके हैं पीएमआई में 50 का मतलब होता है अगर 50 से ऊपर पीएमआई का इंडेक्स है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो सर्विस हो, तो दैट इंडिकेट्स द ग्रोथ, एंड 1 बिलो 50 शोज द कॉन्ट्रैक्शन. हालांकि अभी जो डेटा है उससे ग्रोथ ही दिख रही है, बट इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मंथ जो फरवरी में 57 था, जो कि घट करके 55 आ गया है मार्च में. और अगर इसी तरह से कोविड के केसेस बढ़ते रहे तो अगेन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का वही हिट देखने को मिलेगा जो कि इनिशियल फाइनेंशियल ईयर 2020 में देखने को मिला था मार्च और अप्रैल के मंथ में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. And if you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.